नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं रमा त्यागी। किसी भी देश की प्रगति निर्भर करती है वहां पर आधारभूत संरचना कितनी मजबूत है, और इस आधारभूत संरचना को मजबूत करने का काम करती है CPWD। किस तरह से इसके कार्यों में हो रही है प्रगति, किस तरह से देश की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति, देश की खुशहाली, देश की प्रगति में योगदान दे रहा है ये विभाग, यही जानने के लिए हमारे साथ CPWD के DG मौजूद हैं, शैलेंद्र शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। CPWD की भूमिका, अगर हम आधारभूत संरचना को देखते हैं, निर्माण कार्यों को देखते हैं, किसी से भी छिपी नहीं है, लेकिन बहुत ज़रूरी है इसका इतिहास जानना, इसकी कार्यप्रणाली जानना, और वो हम आपसे जानना चाहेंगे। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, या जिसको CPWD के नाम से बहुत से लोग जानते हैं, उसका इतिहास बहुत पुराना है, 168 साल पुराना है टू बी एग्जैक्ट। दिल्ली जब राजधानी बन रही थी तो उस समय यहाँ की जो महत्वपूर्ण जितनी बिल्डिंगें उस समय बनी हैं, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन वगैरह, इन सब के निर्माण में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की अहम भूमिका रही है, बल्कि हम नहीं बनाया है। और तब से लेकर के आज तक हम जो है आज़ादी के बाद भी विभिन्न महत्वपूर्ण भवनों का यहाँ निर्माण करते आए हैं। आज अगर देखें तो समय का चक्र पूरा घूम के देखिए वहाँ आ गया है कि ये जो पुरानी बनी हुई बिल्डिंगें थीं उनको कईयों को हम मॉडिफाई करके अब उनकी जगह पर फिर से सेंट्रल विस्टा का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो इसके अलावा देश भर में अगर हम देखें, ये तो खैर दिल्ली की बात हुई, देश भर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे देश में हम बिल्डिंग बनाते हैं, कैंपसेस बनाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, और मूलभूत जो संरचनात्मक कार्य आपने कहा वो सब जगह करते हैं, जैसा भी केंद्रीय सरकार के द्वारा ज़रूरी होता है। कई जगहों पे जो राज्य सरकारें हैं वो भी हमको कार्य देती हैं। तो इस प्रकार हम सारे देश में हमारे अफसर लगे हुए हैं, सतत कार्यरत हैं। जिस तरह से आपने प्रगति की बात बताई है शुरुआत से लेकर अब तक, वही हम जानना चाहेंगे किस तरह की इसकी कार्यप्रणाली रही है, किस तरह से इस कार्यप्रणाली में अब बदलाव आया है। अगर आप कार्यप्रणाली की बात करें तो हमारा बहुत पुराना टाइम टेस्टेड सिस्टम है जिसके आधार पर हम काम करते हैं। हमारे मैनुअल्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, और बल्कि वो उसमें जो कोडिफाइड सिस्टम है वो हम ही नहीं बल्कि देश की सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री यूज़ करती है। और सिस्टम की बात अगर हम करें तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारे पक्के सिस्टम्स हैं जो टाइम टेस्टेड हैं। ये समय के साथ जो प्रगति हुई है धीरे धीरे, तो अब हम इनमें बदलाव ये ला रहे हैं कि इनको हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जा रहे हैं, ताकि जो हमारी कार्यप्रणाली है उसको जो IT रिवॉल्यूशन दुनिया भर में हो रहा है उसका भी फ़ायदा मिल सके, उसमें हम और तेज़ी ला सकें, उसमें संगठनात्मक दृष्टि से सबको एक साथ ला सकें ताकि और विकास की गति बढ़ सके, उन पे मैनेजमेंट हमारा आसानी से हो सके, और हमें अद्यतन सूचना मिलती रहे कि साइट पे क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हमें क्या नए कदम उठाने, इस प्रकार हम आगे बढ़ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे दूर दराज के इलाके हैं, कौन कौन से ऐसे फाफलंग एरियाज़ हैं, रिमोट एरियाज़ हैं, या बहुत दूर जहाँ पर पहले पहुँचना भी माना जाता था, अब वहाँ पर निर्माण कार्य तेज़ गति से चल रहे हैं? अगर सुदूर का स्थानों की बात करें तो ख़ास तौर से देखें तो इंडो चाइना बॉर्डर पे हम रोड्स बना रहे हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, हिमाचल में, सिक्किम में, इधर नॉर्थ ईस्ट में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर में लेह लद्दाख में हम काम कर रहे हैं। बांग्लादेश बॉर्डर पे रोड्स बनाना, बॉर्डर लाइटिंग करना, इसी तरीके से पाकिस्तान बॉर्डर पे फेंसिंग, लाइटिंग, ये सब काम करके हम जो अपनी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनकी सपोर्ट में काम करते हैं, और इन सारी कठिन परिस्थितियों में काम लगातार करते रहते हैं। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहूँगा, जैसे अभी कच्छ में ऐसे इलाके हैं जो कि जहाँ पर रोज़ पानी आता है और पानी वापस जाता है, बिल्कुल मार्शी एरिया है, वहाँ पर कोई सड़क ही नहीं है बहुत सारे हमारी सरहद के अंदर, और वहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी है हमारी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को। आमतौर पे वो नावें लेकर के जाते हैं, और उसके कारण फिर जब मौसम ख़राब होता है तो उस इलाके में जाने में बड़ी परेशानी का भी उन्हें सामना करना पड़ता है। तो उन जगहों पे भी हमने विशेष नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, नई डिज़ाइनें निकाली, क्योंकि रोज़ अब आप देख रहे हैं पानी आ रहा है, जा रहा है, तो उसके साथ मिट्टी ही बह जाएगी, तो सड़क कैसे वहाँ बनाई जाए। तो विशेष रूप से हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है इन सड़कों को कि ये वहाँ पर लंबे समय तक रहेंगी, और वहाँ पर नए इलाकों में जो है लोगों को मार्ग प्रशस्त करेंगी, जिसमें जा कर के हमारी फोर्सेस जो है अपने देश की सरहदों को प्रोटेक्ट कर पाएंगी। बेहद अहम बात आपने कही है कि देश की जो सरहदों की बात आती है, उन्हें प्रोटेक्ट करने की बात आती है, उसमें आपका विभाग है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लेकिन कितना चैलेंजिंग ये था, अगर हम एरिया वाइज उसको जानना चाहें आपसे?
चैलेंज की बात करें तो मतलब हर जगह का अपना चैलेंज है। अब जैसे उत्तर में हम जाते हैं पहाड़ों के ऊपर तो इतनी ज़बरदस्त ठंड है वहाँ पर, साल में 6-6 महीने बर्फ़ जमी रहती है बहुत से इलाकों में। कई जगहों पे हमने देखा कि हम जब सड़क बनाते हुए जाते हैं तो पूरे पूरे पहाड़ खिसक जाते हैं। और ये तो हुई उत्तर की बात। और उसी तरीके से अगर हम बात करें समुद्री इलाकों में या कच्छ भुज की हम बात करें तो वहाँ पर पानी में इतना सॉल्ट है और फिर उसके बाद मार्शी लैंड होने के कारण उसमें ज़मीन पे कुछ भी चीज़ टिकती नहीं है, धंस जाती है। कोई भी चीज़ हम वहाँ पर रखते हैं तो उस पर जो है सॉल्ट का असर होता है, वहाँ पर चक्रवात भी आते हैं। तो इन सब चीज़ों से जूझते हुए हमको बिल्डिंग ऐसी बनानी पड़ती है और सामान ले जा करके वहाँ पर ऐसा पक्का इंतज़ाम करना पड़ता है कि दोबारा हमें निकट भविष्य में वहाँ पर फिर उसको ठीक ना करना पड़े, लंबे समय तक वो रहे, सर्विस देती रहे। तो हर जगह के अपने अपने चैलेंज हैं, उनको हम नई नई तकनीकें निकाल करके, नए नए सॉल्यूशन निकाल करके इम्प्लीमेंट करते हैं और जो उस जगह के लिए उपयुक्त हैं उनके हिसाब से हम करते हैं। इसमें ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी CPWD के अधीन चल रहे हैं और कितने अहम वो प्रोजेक्ट्स हैं। हम लोगों के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अभी पिछले वर्षों में हमको हायर एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हैं, IITs हैं बहुत सारे, और आईसर है, क्योंकि सरकार भी हमारी जो है सब जगह नए नए ये इंस्टीट्यूशंस खोल रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो एक देश के लिए जो उसकी मैन पावर है, एजुकेटेड मैन पावर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम इस दिशा में जगह जगह पर इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं। जम्मू में है IIM बना रहे हैं, IIT बना रहे हैं, तिरुपति में भी IIT बना रहे हैं, आईसर बना रहे हैं, अनेक जगहों पे, मतलब एक उत्तर का है और एक बिल्कुल दक्षिण का है। ऐसे ही जगह जगह पे हम ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा खैर सेंट्रल विस्टा का मैंने आपसे जिक्र किया, सभी जानते हैं आजकल सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वो हमारे सबकी निगाह में है, वो काम चल ही रहे हैं सारे, जिसमें कि पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारी बड़ी तेज़ी से बन रही है, जल्दी ही तैयार होगी। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिसे राजपथ हम कहा करते हैं, वो बिल्कुल तैयार है और उसमें आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले वो कहीं ज़्यादा खूबसूरत, कहीं ज़्यादा हरा भरा हो गया है। लाइटें हमने उसमें लगाई हैं ताकि लोगों को आसानी से उसमें सारे समय, रात में भी दिन में भी, सब जगह उसको देखने का आनंद मिले। इसके अलावा उसमें फुटपाथ बनाए गए हैं ताकि लोगों को चलने में सुविधा हो। जो पहले लॉन्स के अंदर फुटपाथ नहीं थे वो सब बना दिए गए हैं और वो अब पक्के पत्थर वगैरह के बनाए गए हैं ताकि लॉन्स भी हमारे अच्छे मेंटेन रहें और लोगों को चलने की भी सुविधा हो। इसी प्रकार हम सेंट्रल विस्टा की अगर बात करें तो एक सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, वो बन रही है। एक के बाद एक भवन बनते चले जा रहे हैं, तो ये पूरा एक नए रूप में आपके सामने आने वाला है। सारे देश में हम केंद्रीय सरकार के प्रोजेक्ट्स करते हैं। उसके अलावा जहाँ जहाँ हमें दूसरे विभाग हमको डिपॉजिट बेसिस पे काम देते हैं, वो भी हम उनके लिए करते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के हॉस्पिटल्स हैं, सब डिपार्टमेंट्स के काम हम कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में IIM की बात कही आपने, एम्स की बात कही, सेंट्रल विस्टा जिस पर सबकी नज़र है, आकर्षण का भी केंद्र है, उसमें भी लोक निर्माण विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका आपने बताई है। इसके अलावा राज्यों की आपने बात बताई है कि जहाँ से जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये जो रिक्वायरमेंट है किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है? आमतौर पे हम न केवल इंजीनियरिंग का आम काम कर रहे हैं, बल्कि सेंट्रल PWD केंद्रीय सरकार के लिए प्रिंसिपल टेक्निकल एडवाइज़र का भी काम करती है। तो किसी भी विषय में अगर तकनीकी कोई एडवाइस चाहिए होती है तो हम CPWD प्रोवाइड करती है। और इसके लिए किसी भी प्रोजेक्ट में, जैसा आपने पूछा, तो अगर कोई राय चाहिए होती है तो वो हम उसके लिए हमको रेफ़र किया जाता है और हम उस पर अपनी राय देते हैं, एस्टिमेट्स चेक करते हैं। और वो एस्टिमेट कोई ज़रूरी नहीं कि CPWD करे, बल्कि दूसरे विभाग भी कर रहे होते हैं तो भी कई बार हम लोगों से चेक कराए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स, तो वो हमारे पास कई बार स्टेट गवर्नमेंट्स खुद देती हैं। मैं जैसे कि तेलंगाना में था किसी समय, तो वहाँ की कई एक यूनिवर्सिटीज़ के प्रोजेक्ट जो हैं वो हमको दिए गए, क्योंकि उनको लगा कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग एक अच्छा विभाग है, अच्छा काम करता है और सही समय से काम देता है, तो उन्होंने विशेष रूप से हमको बुला करके प्रोजेक्ट खुद दिए। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट हमारे पास आते हैं। केंद्रीय जो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, जो केंद्रीय सरकार के फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, वो तो आमतौर पे हम लोगों को दिए ही जाते हैं। तो इसमें जैसे अभी अगर पालसमुद्रम में नासिन करके एक कस्टम्स और इनकी जो है एक पूरी एकेडमी बन रही है, उसका काम अभी हमने शुरू किया है, बहुत तेज़ी से चल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, और हमारा विश्वास है कि अगले 2 साल में उसको पूरा कर देंगे। CPWD एक ऐसा विभाग है, एकमात्र शायद ऐसा विभाग मैं कहूँगा, जिसमें सिंगल विंडो
है जिसमें कि पूरी की पूरी लाइफ साइकिल एक प्रोजेक्ट के शुरुआत से लेकर के और उसके पूरा होने तक, एग्जीक्यूशन ही नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन के बाद मेंटेनेंस के अलावा और कोई उसमें परेशानी होती है तो उसको भी हम देखभाल करते हैं। पूरी जो लाइफ है एक बिल्डिंग की 75 साल 100 साल जितने की, उतने में हम साथ रहते हैं अपने क्लाइंट के। ये एक हमारा विशेष एस्पेक्ट है हमारी वर्किंग का। सरकार का कहना है कि टाइम से पहले जो है अब काम हो रहे हैं, तो इसे सुनिश्चित करने के लिए किस तरह की नई तकनीक लाई गई है, किस तरह के नए प्रोविजंस अपनाए गए हैं? हम लोग अब ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का जो हम एक सिस्टम है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं CPWD में, जो कि मेरी जानकारी में देश के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में पहला है हमारे यहाँ। और अब इसकी 4-5 मॉड्यूल हमने ऑलरेडी, ई टेंडरिंग है, ई ऑक्शन है, प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट, ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस मैंने आपको बताए अलग अलग स्टेजेस पे, थोड़ा टेक्निकल है लेकिन हाँ ये मतलब ज़रूरी हैं। तो इनके हमने मॉड्यूल ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए हैं, आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारा इरादा है कि पूरा का पूरा जो ये कंस्ट्रक्शन का हमारा जो स्कोप है, इस पूरे विभाग की हमारी जो कार्रवाई है उसको हम एक सीमलेस क्लाउड पे ले आएँ। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि अप टू डेट ऑनलाइन हमको इन्फॉर्मेशन सारे समय मिलेगी। जो भी एस्टिमेट बनाने हैं, जो भी टेंडर करने हैं, उसके बाद जो एग्जीक्यूशन के समय मॉनिटरिंग करनी है, जो डायरेक्शंस देने हैं, कोई चेंजेस हुए तो उसके लिए अडेप्ट करना है, तो वो सब चीज़ें हम जो है ऑनलाइन कर पाएंगे। जो अभी समय लगता है कागज़ पे इधर उधर जाने आने में, वो बचेगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट कि जब वो प्रोजेक्ट कोई पूरा होता है तो उसमें जो भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करी, जो नॉलेज गैदर करी, हमारे विभाग है इतने सैकड़ों साल से चल रहा है, लेकिन एक प्रोजेक्ट की जो नॉलेज हम गेन हुई उसको हम आगे फिर यूज़ कर पाएँ, देश में कहीं और यूज़ हो, तो उसके लिए ये ख़ास तौर से बहुत काम की चीज़ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास हर प्रोजेक्ट की इकट्ठा होती जाएगी। फिर उसके बाद हमारा ऐसा सोचना है और ऐसा हमारा उद्देश्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके इससे हम जो कंक्लूजन्स निकालेंगे उससे हमें और फ़ायदा होगा। इस वक्त अगर इस दौर की हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बहुत फोकस है, बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, बहुत ज़रूरी भी है, तो बहुत ज़रूरी भी आप बता रहे हैं। तो इसके लिए आपने क्या कदम उठाए हैं और कितना देखते हैं इस लक्ष्य में आप आगे बढ़े हैं? हम लोगों ने पहले ही एक तो ग्रीन रेटिंग मैनुअल हमारे यहाँ CPWD ने बनाया है। कम से कम 3 स्टार रेटिंग की बिल्डिंग, हमारी कोई भी बिल्डिंग होती है हम उसको बनाते हैं। उसमें हमारी पूरी कोशिश होती है कि एनर्जी एफिशिएंट फिटिंग्स यूज़ हों, लाइट्स यूज़ हों। पानी के बारे में अगर हम बात करें तो रिसाइकिल हम पानी करें सीवेज ट्रीटमेंट करके, और उसको चाहे हम बागवानी के लिए यूज़ करें, चाहे फ्लशिंग के लिए यूज़ करें। पानी आजकल बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे होती चली जा रही है पानी, तो उसके लिए हम जो फिटिंग्स लगाते हैं ताकि कम पानी से हमारा काम चले, ऐसी फिटिंग्स हम लगाते हैं। एयर कंडीशनिंग एक बहुत मेजर कंपोनेंट होता है किसी भी बिल्डिंग के पावर कंजम्पशन का, तो हम उसमें एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग कैसे करें, हीट रिकवरी व्हील लगा करके कैसे बाहर जाती हुई हवा से हम जो है हीट रिकवरी करते हैं। तो ये सारे अलग अलग एस्पेक्ट हैं जो कि LED लाइट्स सब जगह आजकल यूज़ हो रही हैं। सेंसर बेस्ड लाइट भी हम लगा रहे हैं ताकि जहाँ पर जिन जगहों पे आदमी न हो तो उन जगहों पे अपने आप लाइट ऑफ हो जाए और जब आदमी आए तो फिर वहाँ शुरू हो जाए। तो इस तरह के सारे हमने प्रावधान किए हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स बिल्डिंगों की छतों पे लगाना हमने मैंडेट किया है। पुरानी बनी हुई बिल्डिंगें जो हमारी जितनी, उसमें ऑलरेडी हम जहाँ पर नहीं थे करीब 20 मेगावाट क्षमता के सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स लगा चुके हैं, और नए भवनों में तो हमने मैंडेट किया ही हुआ है कि सब में ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे यथासंभव। सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आजकल देखिए कई बिल्डिंगों को जैसे हम डिमोलिश करके, जो पुरानी हो गई हैं, जिनकी लाइफ ख़त्म हो गई है, डिमोलिश करते हैं, तो उनका कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो निकलता है उसको हम रिसाइकिल करते हैं। वरना देखिए तो ये तो बिल्कुल एक समस्या बन जाए, तो इसको हम जो है रिसाइकिल करके पेवर ब्लॉक बनाते हैं, ब्रिक्स बनाते हैं, और उनको हम फिर जो है नए भवन निर्माण यूज़ कर ले रहे हैं। जब हम नई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक अलग मटेरियल की बात करते हैं, न्यू मटेरियल्स की बात करते हैं, स्पीडी कंस्ट्रक्शन में इसका कितना योगदान होता है? नई टेक्नोलॉजी आपने पूछा, नई टेक्नोलॉजी हम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने यहाँ, और उसमें बल्कि एक मेजर हमने स्टेप ये लिया है कि 46 नई टेक्नोलॉजीज आइडेंटिफाई करी हैं। कन्वेंशनल तरीके से तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होता ही है, पर उसमें किस तरीके से हम नई टेक्नोलॉजी ला करके इसमें वेस्टेज को कम करें, कार्य की एफिशिएंसी को बढ़ाएं, कार्य की स्पीड को बढ़ाएं, ताकि वर्कर्स की भी आउटपुट बढ़े,
कार्य क्षमता हमारी बढ़े। तो ये हमने आइडेंटिफाई करके इम्प्लीमेंट किया है, वो हमने नोटिफाई कर रखा है और CPWD के अनेकों प्रोजेक्ट्स में वो प्रयोग हो रहा है। और इसको और हमने आगे बढ़ाने के लिए अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही अब नोटिफाई किया है कि टेक्नोलॉजी न्यूट्रल टेंडरिंग हम करेंगे। मतलब ये कि हम कोई कार्य अगर करना चाहते हैं तो इनमें 46 टेक्नोलॉजीज़ में कोई भी जो है टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है उनको। तो इस प्रकार हमें जो लेटेस्ट और बेस्ट और सबसे इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा मिलेगा। तो इस प्रकार हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वर्ष 2021-22 में CPWD ने अपना एक रिकॉर्ड जिसे कहते हैं कि जो टारगेट रखा था वो लक्ष्य हासिल किया है और 2023 के लिए एक बड़ा लक्ष्य रखा है। तो इसके लिए क्या कुछ प्लानिंग है? वर्कलोड की टर्म्स में हमने 21-22 में अभी तक का सबसे अधिक 18,814 करोड़ का वर्कलोड अचीव किया, और जो कि अपने आप में ये देखते हुए कि कोविड का भी समय इस बीच में था, एक बहुत अभूतपूर्व कहूँगा मैं। इस पर हम यहाँ रुके नहीं हैं, हमने अगले वर्ष के लिए और उससे बढ़कर के 20,000 करोड़ का अपना टारगेट रखा है और हमारे सारे लोग, पूरा विभाग लगा हुआ है कि हम इसको अचीव कर पाएँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कर पाएंगे। तो इसके लिए करीब 61,000 करोड़ के हमारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं पूरे देश में। मेंटेनेंस हम करते हैं पूरे देश में, करीब 2 लाख के करीब मकान हैं उनके हम मेंटेनेंस करते हैं, और इसके अलावा तमाम जो सरकारी भवन हैं उनकी मेंटेनेंस करते हैं। तो सब मिला करके अगर हम कहें कि हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बात जब आती है प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने की, तो सेल्फ रिलायंट इंडिया या आत्मनिर्भर भारत ये बहुत महत्वपूर्ण रूप से सामने आता है और प्रधानमंत्री लगातार इसकी बात करते हैं। आपका डिपार्टमेंट लोक निर्माण विभाग किस तरह से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है? हम लोग अपने वर्क्स में, जैसा कि सरकार के दिशा निर्देश पहले से ही हैं, इस ओर मेक इन इंडिया को पूरी तवज्जो देते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे जो प्रोडक्ट स्पेसिफाई होते हैं वो उसको कंफर्म करते हुए होते हैं। अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि ऐसे, जैसे अभी पिछले दिनों हम लोगों ने मैंडेट किया है कि बैम्बू के प्रोडक्ट्स जो हैं वो लगाए जाएं। तो इससे जो है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ बैम्बू खूब होता है और उसका जो है बड़ा अच्छा उपयोग होगा, और इससे देश में रोज़गार को भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो इस प्रकार के नए नए प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करते रहते हैं जिससे कि मेक इन इंडिया को और बढ़ावा मिले। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में आपने बैम्बू की बात की है, इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी क्या इस तरह से पहचाना गया है कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर देखा जाए तो अलग अलग जगहों पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जो ग्रीन और सस्टेनेबल वाला हमारा एस्पेक्ट है उसमें ये कवर होती हैं। हम उसमें ये मैंडेट करते हैं कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है उसके आसपास 100, 200, 400 किलोमीटर की दूरी में ही मान लीजिए जो पत्थर मिलते हैं उनको प्रयोग करें, तो उसके लिए ग्रीन रेटिंग में जो है उनको विशेष तौर पे पहचाना जाता है। तो इस प्रकार फिर ये होता है कि बहुत दूर से हम कोई सामग्री लाने के बजाय लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका उपयोग अपने प्रोजेक्ट में बढ़ाते हैं। किस तरह से जो CPWD है रोजगार सृजन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है? मैं कहूँगा कि देश में हमेशा ही, किसी भी देश में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो GDP है उससे बड़ा क्लोज रिलेशनशिप हमेशा रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक हर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी में इसका प्रभाव आता है। तो ख़ास तौर से अगर हम रोज़गार और वो भी लोएस्ट लेवल पे रोज़गार की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है उसमें, और उसमें हमारे न केवल हम रोज़गार बढ़ाने की कोशिश करते हैं बल्कि उस रोज़गार की क्वालिटी भी हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इन द सेंस कि हम अपनी लेबर को स्किलिंग कराते हैं, उनकी ट्रेनिंग करके उनको सर्टिफिकेशन देते हैं, उनके रहने की सुख सुविधाएँ जो हैं उनको हमने निर्धारित किया हुआ अपने कार्यों में कि एक स्तर की होनी चाहिए। उनमें मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, क्रैशेस देते हैं, और ख़ासतौर से जैसे कोविड के दौरान हम लोगों ने जो है कैंप्स ऑर्गेनाइज़ किए जिसमें कि टेस्टिंग और इनोकुलेशन वगैरह भी उनका कराया गया।
तो इस प्रकार न केवल ये बल्कि सरकार के ऑलरेडी जैसे मैंडेट है EPFO, ESIC, इस तरह के जो उनके ताकि न केवल वर्कर को वहाँ पैसा मिले बल्कि उसके भविष्य की भी कुछ देखभाल हो पाए, तो वो सब चीज़ें भी हम उनकी कराते हैं। तनख्वाह उनको मिलती है, वो डिजिटल माध्यम से हमने देना सुनिश्चित किया है ताकि लेबर को उसकी मेहनत का पूरा पैसा मिल सके। नॉर्थ ईस्ट की अभी आपने बात की, देश के दूर दराज के हिस्सों की आपने बात की, जो विकास से काफ़ी समय पहले था कि कटे हुए थे, अब वहाँ पर गतिविधियाँ आगे बढ़ रही हैं। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो सरकार का पूर्वोत्तर पर विशेष ध्यान है, वहाँ पर कौन कौन सी नई गतिविधियाँ और किस तरह से तेज़ी से चल रही हैं? अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के अपने ही चैलेंजेस हैं। अप्रोच डिफ़िकल्ट है, बरसात बहुत समय तक होती रहती है। उसके अलावा अलग अलग जगहों पे नदियाँ जो हैं अपने पार्ट बदल लेती हैं, तो इन सब को देखते हुए थोड़ा सा वहाँ पर काम करना मुश्किल है। बावजूद इसके कोविड होते हुए भी पिछले साल हम लोगों ने 440 करोड़ का लगभग वहाँ पर काम अचीव किया, काम एग्जीक्यूट कराया, और इस साल में हम जो है 540 करोड़ करने की सोच रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरा जो अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल और जो है उसका पूरा डेवलपमेंट CPWD नहीं किया है, तो धीरे धीरे करके हम वहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं, आगे सारे काम करते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही और देश के कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर आपको लगता है कि जो गतिविधियां हैं और तेज़ करने की ज़रूरत है और तेज़ी से कदम बढ़ाने की ज़रूरत है? अभी जैसे विशेष ध्यान हम लोग दे रहे हैं उत्तर की तरफ, तो लेह लद्दाख का जो इलाका है, जो कि जिसके कि अपने बहुत चैलेंजेस हैं। सर्दियों में वहाँ पर -30 -40 तक टेम्परेचर चला जाता है, कोल्ड डेजर्ट है। उसी तरीके से जम्मू कश्मीर के इलाके हैं। इन सब जगहों पे हम विशेष रूप से काम कर रहे हैं, जहाँ जैसे जैसे सरकार के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं हम उनमें प्लान कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इन जगहों पर बहुत ज़रूरी हो जाता है यूजर सेटिस्फेक्शन भी, उसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कुछ किया गया है अब तक? यूज़र सेटिस्फेक्शन जैसे मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन में तो हमारा है ही है, ख़ास तौर से मेंटेनेंस, जैसे हमने बताया 2 लाख मकान हैं जिनको हम मेंटेन करते हैं, तो वो एक अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो उसके लिए हमने विशेष रूप से उसको ई-सेवा करके हमारा एक सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया है, और इसके तहत हमारे कॉल सेंटर्स हैं अलग अलग जगहों पे, देश के सब महत्वपूर्ण शहरों में हमने ई-सेवा को लगा दिया है। तो कोई भी आदमी अगर कोई उसको कंप्लेंट होती है मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो इस ई-सेवा पर दर्ज कर सकता है, और उसको फिर उसको न केवल एग्जीक्यूशन बल्कि उसके बाद कंप्लायंस की भी फाइनल रिपोर्ट उसको मिलती है। तो इससे फीडबैक भी हम लोगों से लेते हैं कि काम हुआ नहीं हुआ, आपकी संतुष्टि के अनुसार हुआ कि नहीं हुआ। तो इससे काफ़ी हद तक लोगों में संतुष्टि का स्तर बढ़ा है। मेंटेनेंस को हमने मेनली आउटसोर्स कर दिया है, और हमारी जो आउटपुट है उसमें काफ़ी बढ़ी है। कॉल सेंटर्स की आपने बात की, कॉल सेंटर्स किस तरह से वर्क करते हैं देश भर में जो कॉल सेंटर्स हैं? इसके अलावा जो ई-सेवा है उस पर कैसे हर आदमी अपनी जो पहुंच है वो सुनिश्चित कर सकता है? इसके वो तो इंटरनेट पे उपलब्ध हैं, नंबर्स जो हैं ओपनली अवेलेबल हैं, तो कोई भी जो यूज़र है वो वहाँ पर फ़ोन करके उनसे बात कर सकता है और उनको अपनी समस्या बता सकता है। हमने उस पूरे सिस्टम को इस तरीके से बनाया है कि जो उनकी समस्या है उसको अलग अलग कैटेगरीज़ में इमीडिएटली हम क्लासीफाई कर देते हैं। कुछ एमरजेंट टाइप की होती हैं, जैसे मान लीजिए बिजली चली गई है या कहीं पानी भर रहा है, तो इसको तो फ़ौरन तुरंत ही करने की ज़रूरत होती है, तो उनको हम टॉप प्रायोरिटी बेसिस पे करते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनको कि हम 12 घंटे या 24 घंटे में कर सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जैसे लंबे समय में करने वाली, जैसे साल भर में एक बार होती है या 2-3 साल में एक बार होती है, पुताई है, पेंटिंग है। तो इस तरह की अलग अलग कैटेगरी में उसको क्लासीफाई करते हैं और फिर उसके अनुसार ही फिर उनको हम काम करते हैं उनके। जब हम न्यू टेक्निक की बात करते हैं तो किस तरह से पूरे सिस्टम को डिजिटाइज किया गया? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग हमारा एक मेजर थ्रस्ट है वो सिस्टम को। वैसे तो अभी तक हम जो है छोटे छोटे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते रहे हैं ऑलरेडी। हमारे यहाँ जितना भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें मेजरमेंट बुक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होती हैं, और इसी तरीके से और बहुत सारे जो पक्ष हैं कंस्ट्रक्शन के और पूरे वर्क के वो डिजिटाइज हो चुके हैं। लेकिन अब ERP में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस सब को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे ले आएँ, और वो प्रोसेस अब जारी है। हमारा ख्याल है कि अगले साल के अंत तक हम इसको पूरा कर लेंगे, और उसमें जो है फिर ये सारी की सारी प्रोसेस एक तरफ से, एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक डिजिटाइज हो जाएगी। इससे एफिशिएंसी, आउटपुट, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, सब कुछ में बहुत चेंज आने वाला है। प्लानिंग में बहुत जैसे टाइम लगता है, एक कोलैबोरेशन टूल है जिसमें कि हमारे आर्किटेक्ट, हमारे इंजीनियर्स
और क्लाइंट, सब तीनों उस पर पैरेलल में काम कर सकते हैं। वरना अब जैसे ये होता है कि भाई एक बार ड्राइंग बन गई तो उसके बाद पहले एक बार क्लाइंट से जाके डिस्कस होता है, फिर उसके बाद हमारे इंजीनियर से आके डिस्कस होता है, फिर होता है, तो ये प्रोसेस बैक एंड फोर्थ कई बार चलती है। अब उसमें इंटरनेट पे ही डायरेक्टली हो सकता है, कोलैबोरेट कर सकते हैं सारे के सारे लोग, उस ड्राइंग के ऊपर सारे अपने कमेंट्स दे सकते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके ड्राइंग को चेंज किया जा सकता है, फिर वो देख करके उस पर कमेंट्स आ सकते हैं। तो देखिए कितना समय बचेगा इसमें जब इस प्रकार एफिशिएंट हो जाएगी ये प्रोसेस। तो इस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। जब एफिशिएंसी की बात करते हैं, कार्य क्षमता की बात करते हैं, उसकी गुणवत्ता की बात करते हैं, उसमें आपने बताया है कि इसमें काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो इससे जो स्पीड ऑफ वर्क है वो कितना एनहेंस होता है, वो कितना आगे बढ़ता है, और किस तरह से आपको लगता है कि पहले जो बाधाएं थी वो अब दूर कर ली गई हैं? इतना बड़ा देश है और जगह जगह काम हो रहे हैं, हमारे अफसर भी पूरे देश के अलग अलग शहरों में बैठे हुए हैं, पर सारे हर स्तर के अफसर जो है वो सारे समय सभी प्रोजेक्ट्स पे तो नहीं उपलब्ध हो सकते। तो इस प्रकार ये डिजिटाइज होने से सुविधा होगी कि अपने दफ्तर में बैठे हुए ही, और ख़ासतौर से जैसे कोविड में हमने देखा कि आना जाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार, तो वहीं से बैठ कर के वो देख सकते हैं और उन पर निर्देश दे सकते हैं। कोई अगर उनके निर्णय की आवश्यकता है तो हमारे साइट पे जो अफसर उपलब्ध हैं उनसे वहीं से चर्चा कर सकते हैं और वहीं पर डिस्कशन होकर के निर्णय फटाफट हो सकता है। तो इससे बहुत सारा समय बचेगा और इसके डिसीजन मेकिंग में बहुत गति आएगी। अगर हम सरल शब्दों में आपसे समझना चाहें कि जो देश का आम नागरिक है वो इससे कितना प्रभावित होता है सकारात्मक रूप से, उसको कितना फ़ायदा पहुंचता है, उसके लिए क्या आसानी है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग एक तरह से मानक बनाता है जिसको कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फिर और सब जगहों पे उपयोग में लाती है। तो उस दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये हमारा पहला हमारा प्रयास है PWD जितनी है देश में उसमें ERP को इम्प्लीमेंट करने का, और मुझे विश्वास है कि जब हम अगले साल इसको पूरा इम्प्लीमेंट कर देंगे और इसका फिर असर दिखाई देगा सब लोगों को, तो ये पूरे इस सिस्टम में एक पैराडाइम चेंज लाएगा और ये फिर रेप्लिकेट होगा और दूसरी जगहों पे, दूसरे विभागों में सब लोग इसको यूज़ करेंगे। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं वो यूज़ करेंगी, सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा। सभी को इसका फ़ायदा मिलेगा और केवल देश में ही नहीं, जो विदेश है वहाँ पर भी आपकी तकनीक काम कर रही है। जी हाँ, अफगानिस्तान के साथ काम हो रहा है। कितना काम अभी तक हुआ है और क्या कुछ और नए जो प्रोजेक्ट्स हैं नए देशों के साथ हैं? हम लोगों ने पहले हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें जैसे अफ़गानिस्तान की पार्लियामेंट है बनाई है, और कई जगहों पे एम्बेसीज़ हैं, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान वगैरह में ये बनाई हैं। अभी आज की तारीख में जो 2 लाइव प्रोजेक्ट हमारे हैं, एक नेपाल में हम पुलिस एकेडमी है उसका प्रोजेक्ट है, उस पर काम कर रहे हैं, और म्यांमार में एक विमेंस पुलिस एकेडमी बल्कि का प्रोजेक्ट है, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और जैसे जैसे भविष्य में और आते हैं हम करेंगे, हम सक्षम हैं कहीं पे भी कार्य करने में। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो कदम आपने बताए हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों की पहचान की है, कितना ज़रूरी है जब हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में और बेहतरी की बात करते हैं? नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम जो है लेबर की प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ही एसोसिएटेड है लेबर को स्किल करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना। पुराने तरीके से काम एक ढंग से होता आता है तो उसमें एक व्यक्ति की आउटपुट एक सीमा से आगे नहीं बढ़ पाती, पर जब हम उसको जोड़ देते हैं नई तकनीक के साथ तो उसी व्यक्ति की आउटपुट कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस ओर हमने जैसा बताया कि नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम बढ़ रहे हैं, और लेबर का हमारा रिक्वायरमेंट है कि हर प्रोजेक्ट में 20% लेबर कम से कम सर्टिफिकेट वाली होनी चाहिए, और 30% लेबर को अपने प्रोजेक्ट में हम ट्रेनिंग फर्दर दे करके स्किल करते हैं। तो इस तरह की अपस्किलिंग से हम जो है लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में हमारे जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें दोनों में वो अधिक अपना योगदान दे सके। अंत में पूछना चाहेंगे, किस तरह से एक बड़े विजन के तहत काम किया जा रहा है जिससे कि देश का कोई भी हिस्सा है वो विकास से अछूता ना रहे? अगर हम देखें तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सरकार का जोर है कि प्रोजेक्ट्स की स्पीड बढ़ाई जाए, क्वालिटी बढ़ाई जाए, आउटपुट बढ़ाई जाए। तो इस दिशा में अब हम नई टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे, तो आपने शायद ध्यान दिया हो पिछले दिनों एक हमने डिफेंस ऑफिसेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था अफ्रीका एवेन्यू पे और कस्तूरबा गांधी मार्ग पे। वहाँ पर हमने लगभग 10 महीने के अंदर एक 7-8 मंजिल के भवन का निर्माण कर दिया, और ये इसलिए हो पाया कि हमने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो हटमेंट्स, जो बहुत पुराने वर्ल्ड वॉर 2 के हटमेंट्स जिनमें हमारे लोग
कब से पता नहीं काम कर रहे थे, और उससे वो लोग शिफ्ट होकर के इतने अच्छे ऑफिसेज में चले गए हैं जिसमें बिल्कुल लेटेस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं और उसमें सभी बड़े हाईली एफिशिएंट होकर के काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार टेक्नोलॉजी का चारों तरफ विकास करना और उसके उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ाना, ये हमारा ध्येय है और हम इस दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं आगे। इस दिशा में आप लगातार आगे बढ़ें और जिस तरह से आधारभूत संरचना मजबूत हो रही है वो होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। इसके साथ ही हम लेना चाहेंगे आपसे इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं डीडी भारती।